पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। बेसिकली लिविंग में डाइवर्सिटी होना, लिविंग में भिन्नता होना बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है। पर क्या सिर्फ बायोडाइवर्सिटी एक ऑर्गेनिज्म के लेवल पे लाई करती है या सिर्फ एक स्पीसीज के लेवल पे लाई करती है? क्या सिर्फ स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म के लेवल पे लाई करती है? तो आंसर होगा नहीं। जो बायोडाइवर्सिटी है वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल्स में लाई करती है। तो फिर बायोडाइवर्सिटी तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो उसका कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हम लोग तो एक साइंटिस्ट ने दिया था। इसका आंसर हम लोग तो एक साइंटिस्ट ने दिया था, यानी एक सोशियो बायोलॉजिस्ट ने दिया था। उस सोशियो बायोलॉजिस्ट का नाम क्या था? उस सोशियो बायोलॉजिस्ट का नाम था आपका, बता देते हैं कि उस सोशियो बायोलॉजिस्ट का नाम था एडवर्ड विल्सन। उस सोशियो बायोलॉजिस्ट का नाम क्या था? एडवर्ड विल्सन। उस सोशियो बायोलॉजिस्ट का नाम क्या था? एडवर्ड विल्सन। उसने क्या बोला थी, सभी लेवल पे आप बायोडाइवर्सिटी या सभी लेवल पे आप डाइवर्सिटी डिफाइन करें और उन सभी को मिला के एक कॉमन हेडिंग के अंदर लाते जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। मतलब अगर तो बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करना होगा तो पहले एक स्पेसिफिक लेवल डिफाइन करना होगा। जैसे अगर मैं स्पीसीज़ के आधार पे बायोडाइवर्सिटी को डिटरमाइन करना चाहता हूँ, तो मुझे वहाँ पे स्पीसीज़ जो टर्म है वो मुझे दिमाग में लगते चलना पड़ेगा। हाँ, मैं स्पीसीज़ के लेवल पे कर रहा हूँ। फिर अगर मुझे बायोडाइवर्सिटी तो एक मैक्रोमोलिकुलर लेवल डिफाइन करना होगा, तो फिर मुझे वहाँ पे ध्यान रख के चलना पड़ेगा, हाँ कि मैं मैक्रोमोलिकुलर लेवल पे डिफाइन कर रहा हूँ। वही जो ध्यान रखना है वो पढ़ने वाले को भी ध्यान रखना है, प्लस जो उसके ऊपर रिसर्च कर ले, जो उसके ऊपर अध्ययन कर ले, उसे भी ध्यान रखना है। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो फिर एनसीईआरटी जो तीन चीज बोलती है, किसी भी स्पीसीज लेवल पे लाई नहीं करता, मैक्रोमोलिक्यूल से बायोम लेवल तक बता देते हैं डाइवर्सिटी दिखती है। इसीलिए एनसीईआरटी तीन चीज का नाम ली, मैक्रोमोलिक्यूल, स्पीसीज और बायोम। हाँ कि ना? तो इन्हीं तीनों के अंदर डाइवर्सिटी बढ़ते हैं, तीन लेवल में अंदर डाइवर्सिटी बढ़ते हैं। एक है मैक्रोमोलिक्यूल डाइवर्सिटी, दूसरी है स्पीसीज लेवल पे, तीसरी है इकोसिस्टम लेवल पे। तो मैक्रोमोलिक्यूल के लेवल पे जो डाइवर्सिटी होती है, मैक्रोमोलिक्यूल के लेवल में जो डाइवर्सिटी होती है उसे बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। और जो स्पीसीज लेवल पे होती है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी कहलाती है। और जो इकोसिस्टम के लेवल पे होती है, मतलब बायोम में जो डाइवर्सिटी आती है वो कहलाती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर मैंने एक और चीज़ बताई थी कि जब हम लोग एक पर्टिकुलर पैरामीटर की स्टडी करेंगे डाइवर्सिटी, तो उससे बड़ा वाला स्टेप लेना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे एक स्पीसीज की स्टडी करनी है तो मैं पॉपुलेशन ना लेके, यानी मुझे अगर स्पीसीज की डाइवर्सिटी स्टडी करनी है तो मैं पॉपुलेशन ना लेते क्या लूँगा, बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो दी स्पीसीज डाइवर्सिटी की स्टडी तभी हो पाएगी जब अलग अलग स्पीसीज एक साथ आएंगी, और अलग अलग स्पीसीज एक साथ बायोलॉजिकल कम्युनिटी में आती है और पॉपुलेशन में एक ही स्पीसीज की बात चलते रहती है। वैसी बायोम लेवल पे अगर डाइवर्सिटी की स्टडी कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर जो प्रेजेंट है उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसकी डाइवर्सिटी की स्टडी कर रहे हैं, मतलब इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी की स्टडी कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग वहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। हाँ कि ना? यस सर। फिर हम लोग ने जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था, उसके वो मैक्रोमोलिकुलर लेवल पे होती है ये पढ़ा था। फिर उसमें क्या क्या आ जाते, डीएनए आ जाते, आरएनए आ जाते, प्रोटीन आ जाते, ये भी मैक्रोमोलिक्यूल ही हैं। तो मैक्रोमोलिकुलर डाइवर्सिटी में सबसे ज़्यादा इन्हीं को पाला जाता है, इसीलिए इसका नाम जेनेटिक डाइवर्सिटी पड़ जाता है। दूसरी बात, जेनेटिक डाइवर्सिटी पढ़ने के लिए हमें क्या सेम करना पड़ता है, स्पीसीज सेम करना पड़ता है, इकोसिस्टम सेम करना पड़ता है। हाँ कि ना? तो इकोसिस्टम सेम रहेगा, पर इकोसिस्टम एक एरिया में फैले रहता है, तो उस एरिया के अलग अलग भाग में अल्लो तो अलग अलग चेंजेस मिलते हैं उस सेम स्पीसीज के अंदर, किसके कारण? मैक्रोमोलिक्यूल्स के कारण, मैक्रोमोलिक्यूल्स के कारण। जैसे इसका एग्जांपल कैसे समझा था, फिर लाउवोल्फिया वोमिटोरिया से। लाउवोल्फिया वोमिटोरिया एक ही प्रकार के इकोसिस्टम में मिलता है जो है हिमालयन रेंजेस में। अब हिमालयन रेंजेस में क्या ये जो वहाँ का इकोसिस्टम है कि वो क्या सिर्फ एक ही हिमालय की चोटी पे है? नहीं, वो पूरे हिमालयन रेंजेस में फैला हुआ है। हिमालय की जितनी भी माउंटेन्स है सब जगह फैला हुआ है पूरे एरिया में। तो जो जब उस एरिया के अलग अलग भाग में जाते हैं तो वाउवोल्फिया वोमिटोरिया जो एक एक्टिव केमिकल लेसरपाइन बनाता है, तो लेसरपाइन के मुझे कंसंट्रेशन और पोटेंसी में, मतलब वो कितना अच्छा काम कर सकता है, इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। जबकि स्पीसीज सेम है, सिर्फ जैसे मैंने एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज किया, इकोसिस्टम सेम लगा, पर एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज किया तो चेंजेस आ गए, डाइवर्सिटी आ गई। इसी तो बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो आरएनए डीएनए प्रोटीन के कारण आती है। फिर आते हैं बता देते हैं
फिर एक और एग्जांपल दिया गया था कि इंडिया में मोर देन 50,000 अलग अलग स्ट्रेन्स एंड लाइट्स की और अराउंड 1,000 वेराइटीज हैं मैंगो की, हाँ कि ना। फिर हम लोग ने बात की थी स्पीसीज डाइवर्सिटी पे, जिसमें हम लोग बात करते हैं स्पीसीज लेवल पे, मतलब इसमें एरिया इकोसिस्टम सेम रहना चाहिए पर स्पीसीज बदलती रहनी चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में ही स्पीसीज बदलती रहती हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया था कि एरिया 1 है, एरिया ए है, इसमें 3 स्पीसीज है और एरिया बी में 6 स्पीसीज है, तो कहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है? ऑब्वियस सी बात है बी में। तो ये स्पीसीज डाइवर्सिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि कितनी अलग अलग प्रकार की स्पीसीज वहाँ पे प्रेजेंट है। स्पीसीज डाइवर्सिटी तो इस चीज़ से डील करना ही नहीं रहता कि वहाँ पे कितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। मान लेते हैं यहाँ पे एरिया 1 में स्पीसीज ए के 10 ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और बता देते हैं स्पीसीज 2 के 20 ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और स्पीसीज 3 के मान लेते हैं 40 ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, हाँ कि ना? यस सर। पर यहाँ पे सभी स्पीसीज के दो दो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पे ए में ज़्यादा प्रेजेंट है, तो कि 40 20 और 10 70 हो गया, हाँ कि ना? यस सर। और ये बी में सभी 6 स्पीसीज के दो दो प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म, तो टोटल में 12 ही हुआ। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कहाँ जाता है? ऑब्वियसली ए में, पर स्पीसीज डाइवर्सिटी कहाँ जाता है? जहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ज़्यादा है। यहाँ पे इसका डील करना ही नहीं रहता कि उन स्पीशीज की पॉपुलेशन कितनी है, यहाँ पे बस इसे डील करना रहता है कि स्पीशीज ज़्यादा होनी चाहिए, हाँ कि ना? यस सर। फिर इसका एग्जांपल हम लोग ने कैसे लिया था? हम लोग ने एम्फीबियंस की डाइवर्सिटी से लिया था। वेस्टर्न घाट जो है वो ट्रॉपिकल रीजन पे ज़्यादा पास होता है, तो जो इंडिया में वेस्टर्न घाट पाया जाता है उसमें ये एम्फीबियंस की जो डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट, हाँ कि ना? ये बात याद रखनी है, ये जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बीच में कंपैरिजन बताया गया है स्पीशीज डाइवर्सिटी के अंदर, इसमें जो लिया गया है वो है एम्फीबियन, इसमें जो ऑर्गेनिज्म लिया गया है वो है एम्फीबियन। फिर आते हैं हम लोग इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हम लोग ये बात करते हैं कि ये लाई करती है इकोसिस्टम लेवल, और इसमें एग्जांपल क्या दिया हो गया है कि इंडिया के पास ज़्यादा इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी है इन कंपैरिजन टू स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्कैंडिनेवियन कंट्री तो बोल सकते हैं कोल्ड कंट्रीज, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? फिनलैंड हो सकते हैं, स्कॉटलैंड हो सकते हैं, नॉर्वे हो सकता है, हाँ कि ना? यस सर। अब ऐसा क्यों? इसका भी आंसर ये है कि टॉपिकल रीजन के पास डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। सर अब दो चीज़ में बोल लिए कि टॉपिकल रीजन के पास डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, पर उसका कारण क्या है वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है? फिर आती है जेनेटिक डाइवर्सिटी। फिर हम लोगों ने एक लाइन पढ़ी थी, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट एज एफ द मैक्रोमोलिक्यूल चेंजेस लेस ऑल डाइवर्सिटी चेंजेस, हाँ कि ना? यस सर। तो दी जेनेटिक डाइवर्सिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसके जेनेटिक मटेरियल ही चेंज हो जाते हैं तो बाकी सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। फिर आते हैं हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। ये आज का टॉपिक है, हाँ कि ना? यस सर। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कितनी स्पीसीज अर्थ पे हैं और कितनी इंडिया में हैं? तो सिंपल सी बात आती है कि हम लोग तो पता कैसे चलेगा कि कितनी स्पीसीज अर्थ में पाई गई हैं और कितनी उन स्पीसीज में से इंडिया में पाई गई है, हाँ कि ना? ये इंडिया में प्रेजेंट है। तो ये पता लगाने के लिए हम लोग तो क्या चाहिए लेते हैं? पब्लिश रिकॉर्ड चाहिए लेते हैं। हम लोग तो नोट डाउन करते, उसे पब्लिश करते, रखना पड़ता है, ताकि जो हम लोग पहले डिस्कवर किए थे वो क्या गुम ना हो जाए, वो रिकॉर्ड गुम ना हो जाए, वो भुला दी ना जाए, और फिर आने वाले फ्यूचर में उसी को डिस्कवर करते लोग बोल रहे थे एक नई स्पीसीज खोज ली। इसीलिए पब्लिक जो रिकॉर्ड होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं यार, कि मैंने ये स्पीसीज इस समय ढूंढी गई, इसका नाम ऐसा, इसका कैरेक्टर ऐसा है, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, ठीक है। पर क्या कहते हैं कि पब्लिश रिकॉर्ड से हम लोग तो अभी तक जितने भी पब्लिश रिकॉर्ड हुए हैं इसमें ये तो पता है कि कितनी स्पीसीज डिस्कवर हुई है, नेम हुई है, हाँ कि ना? इससे हम लोग ये आंसर तो दे सकते हैं कि कितनी स्पीसीज ढूंढी जा चुकी हैं, कितनी स्पीसीज अभी तक रिकॉर्डेड की जा सकती हैं। पर इसका आंसर देना मुश्किल है कि कितनी स्पीसीज टोटल अर्थ में प्रेजेंट है, टोटल अर्थ में प्रेजेंट है। मतलब पब्लिश रिकॉर्ड से हम लोग इस चीज़ का तो आंसर दे सकते हैं कि कितनी स्पीसीज रिकॉर्ड हुई है, हाँ कि ना? यस सर, रिकॉर्ड हुई है। पर इस चीज़ का आंसर देना मुश्किल है कि कितनी प्रेजेंट है, कितनी प्रेजेंट है एक्चुअल में। तो थी जरूरी नहीं थी जितनी भी प्रेजेंट है सब रिकॉर्ड हुई है, आए दिन हम लोग नई ना नई स्पीसीज ढूंढते ही रहते हैं, हाँ कि ना? तो इसे आंसर देना आसान है और इसका आंसर देना मुश्किल है।
अब सर इसका आंसर देना क्यों मुश्किल है कि कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है, कितनी स्पीसीज अर्थ में प्रेजेंट है? क्योंकि क्योंकि हम लोग जीते हैं, हम लोग जब जीते हैं तो हम लोग वर्तमान काल में जीते हैं। मतलब आज जो है वो मेरा अभी वर्तमान है, और जो मेरा बीता हुआ 1 घंटा वो मेरा भूत है, प्लस जो बीता हुआ दिन है वो भी मेरा भूत है, बीता हुआ जो 1 सेकंड है वो भी मेरा क्या है, भूतकाल है। हाँ कि ना? तो हम लोग किस समय में जीते हैं? हम लोग प्रेजेंट टाइम में जीते हैं, हाँ कि ना? तो पास्ट में भी कुछ ऐसी स्पीसीज हुई होंगी जो प्रेजेंट तो होंगी पर मर गई हों, या फ्यूचर में कुछ ऐसी स्पीसीज हों जो अपने आप ही अभी जो इवोल्यूशन तो कंटिन्यू चल रहा है तो इन्हीं स्पीसीज से इवॉल्व होते कोई नई स्पीसीज बनी हो। तो एक्चुअली बता पाना थी एट द प्रेजेंट टाइम कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है, ये बड़ा मुश्किल है, ये कोई बता ही नहीं सकता, ये कोई बता ही नहीं सकता। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। अब ये कोई बता ही नहीं सकता, इसका कारण क्या है? इसका कारण पहला है इवोल्यूशन। पहला क्या है? इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन लगातार चलते रहता है, पर इवोल्यूशन चलो लगातार चल रहा है तो क्या हर एक सेकंड स्पीसीज इवॉल्व हो रही है? ऐसा नहीं है। इवोल्यूशन जो प्रक्रिया है वो बड़ी बता देते हैं बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, उसमें बहुत से स्टेप्स लिए जाते हैं, वो स्टेप्स स्मॉल रहते हैं पर एट दी एंड जब उसका रिजल्ट आता है तो उसका रिजल्ट बहुत भयानक आता है, बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाला आता है। हाँ कि ना? यस सर। पहला इसका कारण हो गया इवोल्यूशन। दूसरा इसका कारण हो जाएगा जिस तरीके से हम लोग नेचर को बर्बाद करते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग तो नेचर को बर्बाद करते जा रहे हैं उस तरीके से कई स्पीशीज गायब हो जाएंगी। तो उससे हम स्पीशीज ढूंढ पाए उससे पहले ही कई स्पीशीज गायब हो जाएंगी। एनसीईआरटी भी इस बात को लिखती है कि अगर जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू फॉर्म में चल रहे हैं कि बायोलॉजिकल जो स्पीसीज हैं वो जिस हिसाब से लॉस हो रही, जिस स्पीड से लॉस हो रही हैं, अगर वो उसी स्पीड से चलता रहा तो वो आने वाले फ्यूचर में इतनी जल्दी लॉस होंगी या अभी भी इतनी जल्दी लॉस हो रही हैं कि हम लोग पता ही नहीं लगा पा रहे हैं। हम लोग बस उसे हम लोग के नज़रों के सामने वो आए तो उससे पहले ही वो गायब हो जा रही हैं, क्योंकि हम इतना ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं नेचर को। हाँ कि ना? फिर एक डेटा दिया जाता है, एक इंस्टीट्यूट के बारे में बताया जाता है जो है इंटरनेशनल यूनिट, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो है IUCN। IUCN। IUCN है क्या? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये तो दो इसका 2014 का रिकॉर्ड बोलता है, इसका यानी 2004 में ही इसने एक वो पब्लिश किया था। तो इसके द्वारा जो बुक पब्लिश हुई थी उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज अर्थ में पाई गई हैं। स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज अर्थ में पाई गई हैं। पर सर हम लोग क्लास 11 के पहले ही चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले यूनिट के पहले ही चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में पढ़ते हैं कि 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज अर्थ में पाई जाती है। पर यहाँ पे आप बोल रहे हो कि IUCN इंटरनेशनल यूनिट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज बोल रहा है कि 1.5 मिलियन स्पीसीज से थोड़ी ही ज़्यादा स्पीसीज है। ऐसा क्यों सर? ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं? ये डिफरेंसेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि NCERT एक टेक्स्ट बुक है। NCERT क्या है? एक टेक्स्ट बुक है जो अलग अलग बुकों से कंटेंट लेके बनाया गया है। तो जब ये बायोडाइवर्सिटी वाला कंटेंट बनाया गया तब उस समय जो डेटा यूज़ किया गया वो 1.5 मिलियन वाला था, और जब लिविंग वर्ल्ड में डेटा अपडेट किया गया या उसमें चीज़ें बदली गई तो उस समय जो डेटा यूज़ किया गया था वो उसके बाद का डेटा था, बहुत बाद का डेटा था। इसीलिए ये जो डिफरेंसेस आते हैं ये NCERT में इस कारणवश आते हैं। तो पहले कुछ और माना जाता है, अभी कुछ और माना जाता है। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। पर लिविंग वर्ल्ड में क्या बोला है? 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज। तो अगर पूछेगा IUCN की 2004 के रिपोर्ट के हिसाब से कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है, तो आंसर होगा स्लाइटली मोर देन 1.5। और अगर पूछेगा कि कितनी स्पीसीज टोटल रिकॉर्ड की गई हैं, जो लाइन है लिविंग वर्ल्ड की, लिविंग वर्ल्ड की लाइन क्या है? टोटल स्पीसीज रिकॉर्डेड टिल नाउ इज 1.7 टू 1.8 मिलियन। हाँ कि ना? जब ऐसी लाइन पूछी जाए तब आंसर होगा 1.7 टू 1.8। अगर IUCN के 2004 के रिकॉर्ड के हिसाब से पूछी जाए तो आंसर क्या होगा? स्लाइटली मोर देन 1.5। और अगर 11 वाल की लाइन के हिसाब से पूछा जाए कि टोटल स्पीसीज रिकॉर्डेड सो फार इज 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर।
पर हमें इसका आइडिया ही नहीं है। हमें इसका आइडिया ही नहीं है कि कितनी स्पीशीज अभी तक डिस्कवर होनी बची है, कितनी स्पीशीज अभी तक डिस्कवर होनी बची है, उनका इन्वायरमेंटल रोल क्या है। हम लोग सिर्फ स्पीशीज को डिस्कवर करते नहीं रहते थे। इकोलॉजिस्ट जो हैं वो स्पीशीज को सिर्फ डिस्कवर करते नहीं रहते थे, वो स्पीशीज को डिस्कवर करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं, उन्हें डिस्क्राइब करते हैं। उन्हें क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। उन्हें क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। यस सर। तो अगर हम लोग बता ही नहीं सकते तो सर जो हम लोग डेटा पढ़ते हैं कि यार इतनी स्पीशीज हो सकती है, इतनी स्पीशीज हो सकती है, तो ये आए कहाँ से हैं? ये सब एजुकेशनल गैसेस हैं। ये सब क्या है? एजुकेशनल गैसेस है, मतलब ये साइंटिस्ट लोग के द्वारा गैस लगाए गए हैं। ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब एजुकेशनल गैसेस है, मतलब ये साइंटिस्ट लोग डेटा को कंपेयर कर करके सिर्फ गैस लगाए हैं। ऐसा कोई परफेक्ट है नहीं कि इतने ही होंगे। ये सिर्फ डेटा को कंपेयर किया जाता है, कुछ अनुमान लगाए जाते हैं मैथमेटिकली और बायोलॉजिकल फैक्टर्स को देखते और गैस लगा दिया जाता है। यहाँ तक कि एक्सट्रीम गैस भी लगा दिए जाते हैं कि 20 to 50 मिलियन स्पीशीज अर्थ में प्रेजेंट है, पर वो एक्चुअल नहीं है। सबसे एक्चुअल या सबसे अच्छा गैस किसका बोला जाता है? उसे बोला जाता है रॉबर्ट मे का। रॉबर्ट मे का बोला जाता है सबसे अच्छा गैस। उसने क्या बोला था? उसने बोला था अराउंड 7 मिलियन स्पीशीज है, और उसका जो तरीका था पता लगाने का वो भी अच्छा खासा था। वो भी अच्छा खासा था। उसे भी जो है उसका जो तरीका है उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पर उसने जो तरीका लगाया था वो भी अच्छा खासा तरीका था। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। तो जितनी भी अभी तक टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज बोली जाती है कि अर्थ में इतनी स्पीशीज पाई जा सकती है, इतनी स्पीशीज पाई जा सकती है, सबकी सब एजुकेशनल गैसेस ही हैं। हाँ कि ना? यस सर। तो रॉबर्ट मे ने सबसे अच्छा एजुकेशनल गैस दिया था। उसने भी जो बताया था वो दो स्टडी के बाद बताया था, यानी स्टडी के बाद बताया था। इवन आप बताते थे स्टडी के बाद ही बताया था, पर उसने भी जो दिया था वो भी सिर्फ गैस था, क्योंकि हम लोग एक्चुअल बता ही नहीं सकते कि कितनी स्पीसीज है टोटल अर्थ में। हाँ कि ना? ये सर। फिर इसके बाद एनसीईआरटी एक बहुत खूबसूरत लाइन लिखती है। एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि जो टेम्पलेट की जो पता है ना, ये अर्थ है, ये अर्थ है, और ये क्या है? ये है इक्वेटर। तो इक्वेटर के जो पास लाई करता है ये होता है टॉपिकल रीजन, जो इससे दूर लाई करता है वो होता है टेम्पलेट, और जो एकदम पोल्स पे लाई करता है वो होता है पोलर रीजन। तो एनसीईआरटी लिखती है जो टेम्पलेट की इन्वेंटरी है, जो टेम्पलेट की इन्वेंटरी है वो ज़्यादा है, टेम्पलेट की इन्वेंटरी ज़्यादा रिच है, ज़्यादा कंप्लीट है इन कंपैरिजन टू टॉपिकल। अब ये सर कैसे कि टेम्पलेट की इन्वेंटरी ज़्यादा रिच है, ज़्यादा वो है, बता देते हैं कंप्लीट है इन कंपैरिजन टू टॉपिकल। असल में इन्वेंटरी क्या होता है? इन्वेंटरी होता है लिस्ट ऑफ नेम। इन्वेंटरी क्या होता है? इन्वेंटरी होता है लिस्ट ऑफ नेम कि कैसे ऑर्गेनिज्म, कितने ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है। वहाँ पे क्या है? नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। बेसिकली इन्वेंटरी बोल सकते हो, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म है। तो टेम्पलेट में जो है वो इन्वेंटरी जो है वो ज़्यादा कंप्लीट है, टेम्पलेट की इन्वेंटरी ज़्यादा कंप्लीट है इन कंपैरिजन टू टॉपिकल। ऐसा क्यों सर? तो दी टेम्पलेट में लेस डाइवर्सिटी है, टेम्पलेट में जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है या अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म है जो पाए जाते हैं वो कम है, इसीलिए वहाँ की जो इन्वेंटरी है वो ज़्यादा कंप्लीट है, वो ज़्यादा कंप्लीट है। और टॉपिकल में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आने के कारण इसकी जो इन्वेंटरी है ये उतनी कंप्लीट नहीं है। हाँ कि ना? ये सर। तो डाइवर्सिटी जो है, डाइवर्सिटी के मामले में देखें तो जो टॉपिकल है, अगर मैं डाइवर्सिटी के मामले में देखूं तो जो टॉपिकल रीजन है वो ज़्यादा है, उधर डाइवर्सिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू टेम्पलेट। पर अगर मैं इन्वेंटरी के नाम पे देखूं कि जहाँ पे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म का नाम पता है वहाँ पे टेम्पलेट जीत जाता है, वहाँ पे टेम्पलेट जीत जाता है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। तो क्या हुआ बेसिकली, दी इंसेक्ट्स में सबसे, यानी एनिमल्स में सबसे ज़्यादा कौन पाए जाते हैं? एनिमल्स में सबसे ज़्यादा कौन पाए जाते हैं? एनिमल्स में सबसे ज़्यादा है आल्टोपोडा, और आल्टोपोडा में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट। एट दी एंड मतलब कि जो वो है एनिमल्स में सबसे ज़्यादा कौन है? इंसेक्ट्स हैं। एट दी एंड एनिमल में सबसे ज़्यादा कौन है? इंसेक्ट्स हैं। तो उसने जो है इसी का रेशियो लिया, उसने रॉबर्ट में ने, वो कौन है? उसने बोल रहा हूँ तो किसके लिए यूज कर रहा हूँ? रॉबर्ट मे ने। रॉबर्ट मे ने क्या किया?
उसने इसी का रेशियो लिया। उसने क्या किया कि जितने वो थे इंसेक्ट्स और जितने एनिमल थे, ये दोनों का रेशियो लिया। मतलब एनिमल जितने इंसेक्ट्स थे और जितने एनिमल डिस्कवर हुए थे, दोनों की इन्वेंटरी का रेशियो लिया। और तब जाते उसे जितने ऑर्गेनिज्म एक्चुअल पता थे वो थे 1.5 उस समय। और फिर जितने जो एक्चुअल थे, मतलब कि इंसेक्ट मान लेते हैं 7 थे, इंसेक्ट मान लेते हैं 7 थे, और बता देते हैं एक्चुअल जो एनिमल थे वो कुछ एक्स थे, हाँ कि ना, या मान लेते हैं इंसेक्ट वाई थे। तो उसने वाई रेशियो एक्स लिया, वाई रेशियो एक्स लिया। अब उसने क्या किया, वाई की जगह में क्या डाला, जितने एनिमल नोन थे, जितने एनिमल यानी जितने ऑर्गेनिज्म अल्लाह तो पता चल चुके थे, जितनी स्पीसीज अल्लाह तो पता चल चुकी थी, मतलब उसने 1.5 मिलियन वाई की जगह डाला। तो दी एक्स और वाई उस समय पता थे, ये वाई एक्स क्या है जितने एनिमल नोन है, और वाई क्या है जितने इंसेक्ट्स नोन है। तो इसकी कोई वैल्यू आ गई होगी एक्चुअल। अब बता देते हैं उसने क्या किया, उसने वाई की जगह डाला 1.5 मिलियन अपॉन एक्स करके ये जो वैल्यू आई इससे इक्वेट कर लिया, और एक्स की वैल्यू निकाली तो एक्स की वैल्यू आई 7 मिलियन। एक्स की वैल्यू क्या आई 7 मिलियन। एक्स की वैल्यू क्या आई 7 मिलियन। इस तरीके से उसने बताया कि हाँ 7 मिलियन स्पीसीज पाई जा सकती हैं, 7 मिलियन स्पीसीज होंगी अर्थ पे। और यही हम लोग बचपन से पलते हुए आ रहे थे, 7 मिलियन स्पीसीज है अर्थ में, उसमें से हम लोग ने बता देते हैं 1.7 टू 1.8 डिस्कवर किए, यही हम लोग बचपन से पलते हुए आ रहे हैं। तो लॉबर्ट मे ने किसका रेशियो यूज किया, लॉबर्ट मे ने इंसेक्ट जितने पता थे और एनिमल जितने पता थे वो दोनों का रेशियो लिया। फिर इंसेक्ट की जगह में 1.5 मिलियन डाला, और एनिमल की जगह में 7 डाला, और एजुकेशनल गैस ले लिया, हाँ कि ना। यस सर। इसी तरीके से तो बाकी बायोलॉजिस्ट ने भी क्या किया था, स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन किया था। बायोलॉजिस्ट क्या करते थे, स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन करते थे। क्या करते थे, स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन करते थे। क्या करते थे, स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन करते थे, मतलब स्टैटिस्टिक्स रेशियो ये सब का यूज करते कंपैरिजन करते थे, रिलेटिव कंपैरिजन बताते थे। किसके और किसके बीच में, टेम्पलेट और टॉपिकल स्पीसीज के बीच में। टेम्पलेट और टॉपिकल स्पीसीज के बीच में। और टेम्पलेट और टॉपिकल स्पीसीज के बीच में जब ये रिलेशन बताते थे तो किस ऑर्गेनिज्म का यूज करते थे, वो यूज करते थे इंसेक्ट्स का। वो यूज करते थे इंसेक्ट्स का, हाँ कि ना। टेम्पलेट और टॉपिकल रीजन के बीच में पाए जाने वाले इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन या इंसेक्ट्स जितने पता थे उनके बीच में रेशियो बनाते थे, और उसी से निकालते थे, उसी से रेशियो एक्सपोलेट करते थे बाकी दल ऑर्गेनिज्म का। मतलब अगर मुझे दोनों में इंसेक्ट्स का रेशियो पता चल गया है तो मैं क्या करूँगा, इसे काऊ में लगा दूंगा, इसे दूसरे एनिमल्स में लगा दूंगा। इसी तरीके से एजुकेशनल गैसेस लिए जाते हैं, इसी तरीके से बायोलॉजिस्ट जो हैं वो स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन करते हैं, हाँ कि ना, हाँ कि ना। पर ये किया क्यों जा रहा था, एट द एंड आंसर किस चीज का चाहिए था, आंसर इस क्वेश्चन का चाहिए था कि हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ, कि कितनी स्पीशीज इस पृथ्वी, इस धरा पे, इस पावन भूमि में पाई जाती है, कितनी स्पीशीज इस पावन भूमि में पाई जाती है। तो एक्सट्रीम गैसेस क्या थे, मतलब एकदम भयानक वाले गैसेस, वो थे बता देते हैं 20 मिलियन से 50 मिलियन, 20 मिलियन से 50 मिलियन के बीच में स्पीशीज पाई जाती है। पर कभी भी आप जब गैस यानी गैस लेंगे, तो कभी भी आपको गैप लेंगे, बोलने वाला था, गैस लेंगे तो इतना बड़ा गैप नहीं होना चाहिए, उन आपके गैस किए हुए नंबर्स के बीच में इतना बड़ा गैप नहीं होना चाहिए, वरना कहीं ना कहीं आपके में प्रॉब्लम है। आप जिस तरीके का यूज किए हैं गैस लेने का उसमें प्रॉब्लम है। तो दी गैप जो है हमेशा कम होना चाहिए, गैप हमेशा बहुत कम होना चाहिए। 10 से बाहर तो गैप जाना ही नहीं चाहिए, 10 से बाहर तो गैप जाना ही नहीं चाहिए, वरना आपका ये जो गैस है ये लॉन्ग मान लिया जाता है। तो इस एक्सट्रीम उसे लॉन्ग मान लिया गया। फिर लॉबर्ट मे ने दिया, फिर उसने लॉबर्ट मे ने एक ज़्यादा अच्छा स्टडी, एक ज़्यादा अच्छा कंपैरिजन करके बताया कि 1.5 मिल चुके हैं और 7 बचे हैं। उसने क्या रेशियो बनाया 1.5 से 7 का, हाँ कि ना। और मैंने बता भी दिया उसने किसका यूज किया था, एनिमल और इंसेक्ट्स के बीच में आपस में रेशियो बनाया था, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। अब जितनी भी हम लोग तो स्पीसीज पता चली है, मान लो जितनी भी हैं 1.7 है, 1.5 है, उसमें मोर देन 70%, उसमें मोर देन 70% कौन सी है, मोर देन 70% किसकी है, मोर देन 70% एनिमल्स की है, मोर देन 70% एनिमल्स की है। ऐसा क्यों,
ऐसा क्यों? तो दी एनिमल जो है वो मूव कर सकते हैं, तो अगर उनकी हैबिटेट में कोई प्रॉब्लम भी आती है तो वो कोशिश कर सकते हैं दूसरी जगह मूव करने की, और अगर वो उस कोशिश में सफल होते हैं तो वो दूसरी जगह मूव करते सर्वाइव कर सकते हैं। पर अगर कोई प्लांट उस प्लांट की स्पीसीज उस जगह में पाई जा रही हो और अचानक से वहां पे इन्वायरमेंट चेंज हुआ हो, कुछ हुआ हो जिससे वो प्लांट की स्पीसीज मर गई हो, तो दी वो वहां से बच के नहीं भाग पाई होगी, हाँ कि ना? यस सर। पर एनिमल की जो स्पीसीज है वो वहां से भाग चुकी होंगी, कुछ मर गई होंगी पर कुछ तो बच गई, प्लान में तो कुछ नहीं बची, हाँ कि ना? यस सर। और नॉट मोर देन 20% जो है, मतलब 22% से ज्यादा कौन नहीं है? 22% से ज्यादा कौन नहीं है? प्लांट्स। 22% से ज्यादा कौन नहीं है? प्लांट्स, हाँ कि ना? यस सर। 22% से ज्यादा कौन नहीं है? प्लांट्स। अब प्लांट्स में कौन आ जा रहा है? एल्गेई भी आ जा रहा है, फंजाई भी आ जा रहा है, ब्रायोफाइट भी आ जा रहा है, टेलिडोफाइट भी आ जा रहा है, जिम्नोस्पर्म भी आ जा रहा है, एंजियोस्पर्म भी आ जा रहा है। अब तो लोग बोलोगे कि प्लांट्स में मैंने फंजाई क्यों गिनाया? तो कि अगर टू किंगडम क्लासिफिकेशन का देखे तो फंजाई जो है वो प्लांट्स के अंदर ही आता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से, हाँ कि ना? अब अगर इन दोनों को जोड़े तो 70% और दाते थे 22%, करीब करीब 92% होते हैं, तो बचा कितना? 8%, मतलब 8% बचा। अब ये 8% जो है ये किसका है? ये किसका है? ये बेसिकली माइक्रोब्स का है, ये बेसिकली माइक्रोब्स का, जो इससे पहले चैप्टर पढ़े माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें हम लोग माइक्रोब्स के बारे में पढ़े, शुरुआत का इंट्रोडक्टिव वाला पहला लेक्चर। तो हम लोग माइक्रोब्स के बारे में पढ़े, तो ये माइक्रोब्स का है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। और माइक्रोब्स और ऑल ऑर्गेनिज्म जो क्लासीफाई नहीं हो पाए जैसे लाइकेन, वायरस, ये सब का, हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। क्योंकि हम लोग तो लगता है लाइकेन सिर्फ हरा होता है, लाइकेन हरा नहीं होता। जब आप अगर इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पे पता चलेगा कि व्हाइट लाइकेन नाम की भी चीज होती है इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म के अंदर, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। अब एनिमल में मोस्ट ऑफ दी जो स्पीसीज हैं वो कौन है? इंसेक्ट्स है। एनिमल्स में मोर देन 70% कौन है? एनिमल्स में मोर देन 70% स्पीसीज जिनकी पाई गई है वो कौन है? इंसेक्ट्स है, हाँ कि ना? मोर देन 70% जो स्पीसीज पाई गई है इंसेक्ट्स है, हाँ कि ना? यस सर। मतलब अगर मैं बाहर जाऊं और ढूंढूं 10 एनिमल, 10 एनिमल में ढूंढूं, उनमें से 7 कौन निकलेंगे? इंसेक्ट्स निकलेंगे, अगर सही से ढूंढा तो। उनमें से 7 कौन निकलेंगे? इंसेक्ट निकलेंगे, हाँ कि ना? यस सर। अब ऐसा क्यों कि इतने ज्यादा एनिमल, इतने ज्यादा इंसेक्ट्स पाए क्यों जा रहे हैं? इसलिए पाए जा रहे हैं क्योंकि इंसेक्ट जो है वो कन्फॉर्मर्स की तरह इन्वॉल्व हुए। कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं? अपनी बॉडी की टेम्परेचर तो मेंटेन नहीं कर पाते, इंसेक्ट्स भी अपने बॉडी के टेम्परेचर तो मेंटेन नहीं कर पाते, और इनका लोकोमोटिव स्पीड बहुत ज्यादा रहती, मतलब बड़ी जल्दी से भागते इधर से उधर, हाँ कि ना? यस सर। तो इन लोग जब इसके एनवायरनमेंट में वो आता था, दाते थे प्रॉब्लम आती थी, तो इन लोग बड़ी जल्दी से भागते थे और एडेप्टेशन बहुत जल्दी लाते थे। और जब एडेप्टेशन आता है तो इवोल्यूशन भी फास्ट होता है, और इवोल्यूशन फास्ट होता है तो अलग अलग स्पीसीज का बनना भी फास्ट होता है, अलग अलग स्पीसीज का बनना भी बहुत फास्ट होता है, अलग अलग स्पीसीज का बनना भी बहुत फास्ट होता है। अब मैंने जो एग्जांपल लिया था, मैं 10 एनिमल खोजूं, उनमें मैं नंबर की बात नहीं कर रहा था, मैं अलग अलग स्पीसीज की बात कर रहा था, हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। फिर एनसीईआरटी एक और डेटा देती है, इस चैप्टर में एनसीईआरटी खूब भर भर के डेटा देती है। एनसीईआरटी बोलती है कि जो फंजाई है वो किससे ज्यादा है? वो फिशेस, फिश प्लस एम्फीबियन, प्लस एम्फीबियन प्लस दाते थे आप बोल दो, लेप्टाइल्स बोल दो, लेप्टाइल्स को भी मिला लो, लेप्टाइल्स की नंबर ऑफ स्पीसीज, प्लस मैमल्स की नंबर ऑफ स्पीसीज भी मिला लो, प्लस वो भी मिला लो, क्या बर्ड्स की नंबर ऑफ स्पीसीज भी मिला लो, तब भी जो फंजाई की नंबर ऑफ स्पीसीज है वो ज़्यादा है। फिर भी फंजाई की नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा है, फिर भी फंजाई की नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा है, सिंपल सी बात है, हाँ कि ना? यस सर। सिंपल सी बात है कि फिश मिला लो, पाइसेस यानी पाइसेस मिला लो, या एम्फीबियन मिला लो, या लेप्टाइल मिला लो, या मैमल्स मिला लो, या एप्स मिला लो, पांचों को, यानी पांचों को मिला भी लोगे ना नंबर ऑफ स्पीसीज, तब भी उनकी नंबर ऑफ स्पीसीज किससे कम है? फंजाई से कम है। उनकी नंबर ऑफ स्पीसीज किससे कम है? फंजाई से कम है। उसकी नंबर ऑफ स्पीसीज किससे कम है? फंजाई से तो कम ही है। फंजाई को आउट वो नहीं कर सकती, फंजाई से ज्यादा नहीं हो सकती, फंजाई से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अब एनसीईआरटी टेबल देख लेते हैं कि हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया, since there are published records of all the species discovered and named.
पब्लिश रिकॉर्ड है, मतलब डॉक्यूमेंट करके रखा गया है जितनी स्पीसीज पाई गई हैं और जिनों को नाम दिया गया है, हाँ कि ना। यस सर। वी नो हाउ मेनी स्पीसीज इन ऑल हैव बीन डिस्कवर सो फार। हम जानते हैं, इस कारणवश हम जानते हैं कि कितनी स्पीसीज अभी तक डिस्कवर हुई है। बट इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ। पर इससे हम लोग आसानी से आंसर नहीं कर सकते। इतना पता होने के बाद भी हम लोग इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर नहीं दे सकते कि कितनी स्पीसीज टोटल अर्थ में है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 2004 के इसके डेटा के हिसाब से, जिसे IUCN बोलते हैं, इसके 2004 के डेटा के हिसाब से, और IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये बहुत जरूरी है याद रखना। इसके हिसाब से, इसके 2004 के डेटा के हिसाब से, द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब्ड सो फार इज स्लाइटली मोर देन 1.5। इसके हिसाब से जो जितनी भी प्लांट और एनिमल की स्पीसीज जो है, वो अभी तक जितनी भी डिस्क्राइब हुई है, वो थोड़ी सी ही ज़्यादा है 1.5 मिलियन से। बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर एंड डिस्क्राइब। पर हमारे पास कोई भी साफ साफ आइडिया नहीं है, साफ साफ विचार नहीं है, हमें पता नहीं है कि कितनी स्पीसीज अभी भी बची हुई है डिस्कवर होने से, डिस्क्राइब होने से। एस्टिमेट वेलाई फ्रॉम वाइडली एस्टिमेट वेलाई वाइडली एस्टिमेट जो है वो बहुत मोटे, बहुत बड़े मार्जिन से अंतर आता है उनमें। एंड मैनी ऑफ देम आर ओनली एजुकेशनल गैसेस। मैनी ऑफ देम तो सिर्फ ऐसी एजुकेशनल गैसेस है। बहुत से में तो फॉर्मूला वॉर्मूला लगाए, बहुत से में सिर्फ ऐसे ही बोल दिया गया है, हाँ कि ना। Yes, sir. For many taxonomic groups, species inventories are more complete in template than in topical region. यहाँ पे बोला है फॉर मैनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप। बहुत से टेक्सोनॉमिक ग्रुप के लिए जो स्पीसीज इन्वेंटरी है वो टेम्पलेट में ज़्यादा कंप्लीट है देन इन टॉपिकल। मतलब बहुत से ऑर्गेनिज्म के लिए जो टेम्पलेट में जो स्पीसीज का नेम है, स्पीसीज जो ज़्यादा डिस्कवर हो गई है कंपैरिजन में इन टॉपिकल के, हाँ कि ना। यस सर। पर अगर मैं यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर मैं बोल दूँ कि फॉर ऑल टेक्सोनॉमिक ग्रुप दी टेम्पलेट इन्वेंटरी इज मोर कंप्लीट देन दी टॉपिकल रीजन, तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। हाँ कि ना, आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो मैं इसे असर्शन रीजन में भी पूछ सकता हूँ, असर्शन एंड रीजन में भी पूछ सकता हूँ, एंड किस में पूछ सकता हूँ? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भी पूछ सकता हूँ। मैं इसे किस में पूछ सकता हूँ? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भी पूछ सकता हूँ। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि सभी टेक्सोनॉमिक ग्रुप के लिए नहीं बोला है, मतलब सभी ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं बोला है, कुछ ऑर्गेनिज्म के बोला है, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के बोला है। पर कुछ ऑर्गेनिज्म अभी भी बचे हुए हैं जिनके लिए टॉपिकल की इन्वेंटरी ज़्यादा कंप्लीट होगी, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है। अब आता है अब आता है considering that an overwhelming large portion the large proportion of species waiting to be discovered, ये कंसीडर करना पड़ेगा कि एक लार्ज प्रोपोर्शन, एक लार्ज हिस्सा स्पीसीज का अभी भी वेट कर रहा है टू बी डिस्कवर आर इन दी टॉपिक्स। मतलब टॉपिकल रीजन में अभी भी बहुत लार्ज हिस्सा बचा हुआ है स्पीसीज का डिस्कवर होने से। वो इंतजार कर रहे कि ह्यूमंस आए मुझे डिस्कवर करें। Biologists make an statistical comparison of the template and topical species. बायोलॉजिस्ट जो हैं वो स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन बताते हैं टेम्पलेट और टॉपिकल स्पीसीज के बीच में। स्पीसीज richness of an exhaustively studied group of insects and extrapolate this ratio to other groups of animals and plant to overcome with a gross estimate of total number of species on earth। तो बेसिकली साइंटिस्ट लोग करते क्या है, उन लोग ने क्या किया कि जो टॉपिकल रीजन में पाए जा रहे हैं इंसेक्ट्स की जितनी स्पीसीज पाई गई, और जो टेम्पलेट रीजन में जितनी इंसेक्ट की स्पीसीज पाई गई, दोनों को बहुत ज़्यादा स्टडी किया, दोनों के बीच के रेशियो अलग अलग रिलेशन लिए एनवायरमेंट के हिसाब से, और फिर इस रेशियो को, फिर इस डेटा को अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग एनिमल, अलग अलग प्लांट में लगा के देखा। फिर इसकी मदद से उन लोगों ने क्या निकाले? एजुकेशनल गैस निकाले। पर एजुकेशनल गैस निकाल क्यों रहे हैं? किस बारे में निकाल रहे हैं कि कितनी स्पीसीज इस धरती पे पाई जा रही है, हाँ कि ना। सम एक्सट्रीम एस्टिमेट्स रेंज फ्रॉम 20 to 50 मिलियन। कुछ एक्सट्रीम एस्टिमेट्स बोलते हैं कि 20 से 50 मिलियन स्पीसीज धरती में पाई जा रही है। बट द मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मेड बाय लॉबर्ट, पर ज़्यादा ही अच्छा कंजर्वेटिव ध्यान में रख के चलने वाला और ज़्यादा हैं साइंटिफिकली बता देते हैं सेंसिबल डेटा या साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट
मतलब साइंटिफिकली मतलब बता देते, आप बोल सकते हो साइंस के हिसाब से ज़्यादा अच्छा डेटा रॉबर्ट मे के द्वारा दिया गया था, और उसने बोला था कि ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी अबाउट 7 मिलियन है। अबाउट 7 मिलियन स्पीसीज की डाइवर्सिटी, सिर्फ 7 मिलियन स्पीसीज पाई जा रही है धरती पे। मतलब सिर्फ 70 लाख स्पीसीज जो है वो धरती में प्रेजेंट है। 70 लाख स्पीसीज सिर्फ धरती में प्रेजेंट है, इसका कहना वो था, हाँ कि ना। ये सर, ठीक है। फिर इसने क्या बोला, लेट अस लुक एट सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अबाउट द अर्थ बायोडाइवर्सिटी बेस्ड ऑन currently अवेलेबल स्पीसीज इन्वेंटरीज। तो एक कुछ इंटरेस्टिंग एक्सप्रेस में देखते हैं अर्थ की बायोडाइवर्सिटी के बारे में। और किसमें इसमें मेजर करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे स्पीसीज की जो इन्वेंटरीज है, स्पीसीज के जो नेम्स हैं उससे कंपेयर करके देखेंगे। तो मोर देन 70% ऑफ द स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स, कि जितनी भी अभी तक स्पीसीज रिकॉर्ड हुई है, जितनी भी अभी अभी तक स्पीसीज का नाम लिखा गया, उनमें से 70% से ज़्यादा तो एनिमल्स ही हैं। मीन यानी वाइल इन प्लांट इंक्लूडिंग एल्गी, फंजाई, ब्लायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म comprises no more than the 22% of the total। 22% से भी ज़्यादा नहीं है दादे थे प्लांट्स, और प्लांट्स में यहाँ पे इंक्लूड क्या किया, प्लांट के सभी फाइलम यानी डिवीजन बेसिकली, और कौन, एल्गी को भी यहाँ पे यानी फंजाई को भी यहाँ पे प्लांट के अंदर ले लिया। अब फंजाई को क्यों यहाँ प्लांट के अंदर लिया है, यहाँ पे फंजाई तो प्लांट के अंदर लेने का कारण क्या है, ये क्या कारण है, मैंने बता दिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या कारण है, बेसिकली टू किंगडम क्लासिफिकेशन, बस यही कारण है फंजाई को यहाँ पे प्लांट के अंदर लेने का। फिर आते हैं अमंग एनिमल्स, insects are the most species rich taxonomic group making up more than 70% of the total। कि एनिमल्स के बीच में इंसेक्ट्स जो है वो सबसे ज्यादा स्पीसीज रिच ग्रुप है, मतलब उनमें सबसे ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है, और वो 70% ऑफ द टोटल, मतलब टोटल एनिमल की 70% है। That means out of every 10 animal on this planet 7 are insects। मतलब जितनी भी 10 स्पीशीज में एनिमल की लूंगा उनमें से 7 तो इंसेक्ट्स की ही निकलेंगी। अगेन हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस एनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इंसेक्ट्स। अब इसे कैसे एक्सप्लेन करें इस एनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन, तो मैंने बताया थी इसका कारण क्या है, क्योंकि जो इंसेक्ट्स है वो कन्फॉर्मर्स हैं और वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, तो वो इधर से उधर भागते रहते, हैं और एडेप्टेशन शो करते रहते हैं अलग अलग एनवायरनमेंट में। तो जैसे जैसे एडेप्टेशन आता है, इवोल्यूशन भी साथ में आता है, और इवोल्यूशन साथ में आता है तो अलग अलग स्पीसीज बहुत ज़्यादा बन जाती है। सिंपल सी बात है, द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीसीज ऑफ फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। जितनी भी स्पीसीज है फंजाई की वो वर्ल्ड में, वो मोर देन है कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीसीज ऑफ फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। यहाँ पे फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के साथ कौन भी इंक्लूड हो जाएगा, एप्स भी इंक्लूड हो जाएगा, मतलब बर्ड्स भी इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर मैं ये बर्ड्स, मैमल्स, लेप्टाइड्स, एम्फीबियन और बता देते हैं फिशेस की स्पीशीज के नंबर को ऐड कर दूं, तब भी जो वो है कौन, तब भी जो फंजाई की स्पीशीज का नंबर है वो ज़्यादा ही रहेगा, हाँ कि ना। अब यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है, इस डेटे से सीक्वेंशियल ऑर्डर पूछ लेता है, इस डेटे से या तो ये डेटा दे देगा और फिर बोलेगा कौन ज़्यादा है कौन कम है, उसके हिसाब से बताओ, या तो फिर सेंटेंस वाइज स्टेटमेंट पूछ लेगा, हाँ कि ना, कि कौन किससे ज़्यादा है। तो अगर पहले इनवर्टिब्रेट्स में देखें, इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिनमें नोटोकॉन नहीं होता, हाँ कि ना। तो अगर इसमें देखें, इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिनमें नोटोकॉन कॉर्डेट से यानी वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस नहीं होता, तो यहाँ पे कौन आएगा, यूलोकॉर्डेट्स भी आएंगे और कौन आएगा, प्रोटोकॉर्डेट्स भी आएंगे, हाँ कि ना। यस सर। तो अगर मैं देखूँ तो इनमें सबसे ज़्यादा कौन है, इंसेक्ट सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कौन है, उसके बाद अदर एनिमल ग्रुप है, और अदर एनिमल ग्रुप के बाद कौन है, मॉलस्क, और फिर कौन है, क्रस्टेशियंस, और कौन है, क्रस्टेशियन। क्लस्टेशियन क्या होते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर ही एक टाइप ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं, हाँ कि ना। यस सर। फिर अगर मैं बात करूँ वर्टिब्रेलिटी, मतलब जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, इनमें कौन, फिशेस सबसे ज़्यादा है, फिर कौन है, फिशेस सबसे ज़्यादा है, फिर कौन है, फिर है बर्ड्स, फिर कौन है, बर्ड्स है, फिर कौन है, बर्ड्स है, फिर कौन है, लेप्टाइल्स है, फिर कौन है, एम्फीबियंस है, और फिर कौन है, मैमल्स है, हाँ कि ना। यस सर। तो इसे याद कैसे लगेंगे इसकी सीक्वेंस, तो एफ बी राम, कैसे याद रखेंगे, एफ बी राम, हाँ कि ना।
यस सर, एफ बी लाम कल्टी याद रखेंगे। फिर आता है इसके ऊपर, अब इस प्लांट्स के ऊपर आते हैं। तो प्लांट्स में सीधा देखते ही पता चल जा रहा है कि फंजाइस टी एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा है। फिर एंजियोस्पर्म से कम कौन है, फंजाई है। और फंजाई से कम कौन है, एल्गाई है। फंजाई से कम कौन है, एल्गाई है। देखो ये एल्गाई है। फिर इससे कम कौन है, मोसेस। एल्गाई से कम कौन है, मोसेस है। और मोसेस से कम कौन है, फॉन्स है। मोसेस से कम कौन है, फॉन्स है। हाँ कि ना। और फन से कम कौन है, फन से कौन कम है, लाइकेन है। लाइकेन है। हाँ कि ना, यस सर। ठीक है सर। अब इसका मतलब जो फंजाई है वो किससे कम है, किससे कम है, एंजियोस्पर्म से कम है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कंबाइन जो है एफ पी लाम, ये सभी को कंबाइन कर दूं तब भी ये फंजाई से कम है। मतलब ये किससे भी कम होंगे, एंजियोस्पर्म से भी कम होंगे। मतलब फिशेस, बर्ड, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, मैमल, सबका नंबर ऑफ स्पीशीज ऐड कर दूं तो उनकी जो क्वांटिटी है वो एंजियोस्पर्म से भी कम होगी। उनकी जो नंबर ऑफ स्पीशीज है वो एंजियोस्पर्म से भी कम होगी। हाँ कि ना, यस सर, कम तो होगी। ठीक है। फिर आते हैं, अगर दूसरा एक और इसमें स्टडी करें तो मॉसेस क्या होते हैं। मॉसेस क्या होते हैं, मॉसेस बेसिकली ब्लायोफाइट्स होते हैं। और फर्न्स एंड सलाइस क्या होते हैं, फर्न्स एंड सलाइस क्या होते हैं, फर्न्स एंड सलाइस होते हैं बेसिकली टेलिडोफाइट। मतलब ब्लायोफाइट का नंबर ज्यादा है टेलिडोफाइट से। ब्लायोफाइट की नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है टेलिडोफाइट से। हाँ कि ना, यस सर। हाँ कि ना, यस सर। फिर यहाँ पे एक एनसीईआरटी नोट लिखती है, it should be noted that the estimate does not give any figure for prokaryotes। अब ऐसा क्यों है कि एस्टिमेट्स में प्रोकैरियोट्स के बारे में बात ही नहीं की गई है। ये जितने भी हम लोग एस्टिमेट लेते हैं 1.7 से 1 ये निकाल देते हैं 7 मिलियन, या बता देते हैं 20 मिलियन, 30 मिलियन, इनमें हम लोग माइक्रोब्स की बात क्यों निकल, यानी प्रोकैरियोट्स की बात क्यों नहीं करते। क्योंकि बायोलॉजिस्ट इनकी नंबर के लिए श्योर नहीं है कि प्रोकैरियोट्स का नंबर कितना है। प्रोकैरियोट्स का नंबर कितना है ये बायोलॉजिस्ट तो एक्चुअल में इसकी स्टडी की नहीं जा सकती। क्यों, क्योंकि इसमें बेसिकली दो प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक है। पहली प्रॉब्लम क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक है, तो ये आसानी से दिख नहीं सकती। इसके लिए अल्लो तो माइक्रोस्कोप एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब प्लांट की स्टडी करनी रहती है तो प्लांट तो उगाया जाता है, एनिमल की स्टडी करनी रहती है तो एनिमल तो टेम किया जाता है। पर अगर माइक्रोब की स्टडी करनी है तो उसे लैब में कल्चर करना पड़ेगा, उसे लैब में कल्चर करना पड़ेगा। और लैब में हर कोई कंडीशन नहीं दी जा सकती जिसमें एक पैथोजन कल्चर हो। दूसरी बात यानी एक प्रोकैरियोट कल्चर हो। दूसरा इसी के अंदर एक प्रॉब्लम है कि कई प्रोकैरियोट्स कई और ऑर्गेनिज्म के ऊपर होस्ट के फॉर्म में पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं, तो उसे भी लैब में नहीं लाया जाता सकता। हाँ कि ना, हाँ कि ना। इसीलिए जो कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड्स हैं वो सुटेबल नहीं है जो ये माइक्रोब्स या प्रोकैरियोट्स की स्पीशीज को पहचानने के लिए। और इनकी जो कई स्पीशीज है वो लैब में कल्चर होने लायक ही नहीं है। कई स्पीशीज तो खुद से भी कल्चर होने लायक ही नहीं है, उन्हें लैब में कल्चर नहीं किया जा सकता। हाँ कि ना, यस सर। पर इनके लिए दूसरा एक मेथड यूज किया जाता है। इनके लिए जो मेथड यूज किया जाता है बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर बायोकेमिकल मेथड यूज कर लें। मतलब इनमें लिविंग बीन का लिविंग बीन और केमिकल का यूज करें, या अलग मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया यूज करें, तो ये अकेले मिलियंस बना लेंगे। इनकी स्पीसीज अकेले मिलियंस में दौड़ जाएगी, मतलब लाखों में इनकी स्पीसीज पाई जाएगी। हाँ कि ना, यस सर। ठीक है, तो ये अकेले लाखों की स्पीसीज के हो, लाखों हो जाएंगे नंबर्स में इनकी स्पीसीज। हाँ कि ना, यस सर। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है, बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोट स्पीसीज देयर माइट बी। बायोलॉजी श्योर ही नहीं है कि प्रोकैरियोटिक स्पीसीज कितनी होंगी। The problem is that the conventional taxonomy method are not suitable for identifying microbial species। प्रॉब्लम ये है कि कन्वेंशनल जो टेक्सोनोमिक मेथड है वो सुटेबल ही नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्रोकैरियोटिक कितनी स्पीशीज है, माइक्रोब्स की कितनी स्पीशीज हैं। हाँ कि ना, एंड मेनी स्पीशीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। और कई स्पीशीज तो खुद से भी ऐसी हैं जो लैब के कंडीशन के अंदर कल्चर नहीं की जा सकती, उन्हें नहीं उगाया जा सकता, उन्हें नहीं उगाया जा सकता। कुछ स्पीशीज तो खुद से भी वैसी हैं। हाँ कि ना, यस सर। if we accept if we accept the biochemical or the molecular criteria for delineating delineating species, delineating मतलब बेसिकली
में उनका इन्वेंटरी बनाना, उनका नाम लिखना। डिलिनिएटिंग मतलब नोट इन देयर नेम्स लिखना उनके यहाँ की ना। तो अगर उन तो अगर लोग बायोकेमिकल मेथड या मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया का यूज करें और उनका नाम लिखना चाहें, तो वो अकेले ही लाखों के हो जाएंगे, अकेले ही उनके नाम जो हैं वो लाखों में चल देंगे, इतने ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं। हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। अब इसके बाद थोड़ा सा ये वाला पैराग्राफ भी है, ये भी स्टेटिस्टिकल डेटा है, इसमें भी हम लोग ज़्यादा डेटा की ही बात करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बात की गई है कि ऑल्दो इंडिया इज ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया, ये इस बार उसमें भी आया था बोस में भी, कि इंडिया के पास सिर्फ 2.4% वर्ल्ड का डेटा नहीं, लैंड है, मतलब लैंड एरिया सिर्फ कितना है, वर्ल्ड के पास अगर 100% है तो उसमें से सिर्फ 2.4% इंडिया के पास है। तब भी इंडिया के पास 8.1% ऑफ वर्ल्ड डाइवर्सिटी है, मतलब वर्ल्ड में जो एनिमल्स, जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी है, उनका 8.1% डाइवर्सिटी सिर्फ इंडिया में ही है, सिर्फ इंडिया में ही है। हाँ कि ना? सोचो जो एरिया का रेशियो है वो इतना कम है, तब भी डाइवर्सिटी जो है वो इतनी ज्यादा है, 8.1। हाँ कि ना? यस सर। अब ये किस कारणवश हो रहा है? ये इस कारणवश हो रहा है, तो ये इस कारणवश होता है कि इंडिया में इतना ज्यादा क्यों पाया जा रहा है, इतनी कम एरिया में भी इतना ज्यादा क्यों डाइवर्सिटी पाई जा रही है? इसका कारण है कि इंडिया जो है वो टॉपिकल लैटिट्यूड्स में आता है, आधे से ज्यादा इंडिया टॉपिकल लैटिट्यूड्स के अंदर आता है, आधे से ज्यादा अभी का भारत दाते थे टॉपिकल लैटिट्यूड से अंदर आता है। हाँ कि ना? यस सर। तो ये जो है, दिस इज व्हाट मेक्स अ कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हाँ कि ना? तो वर्ल्ड में 12 मेगा डाइवर्सिटी वाली कंट्रीज पहचानी गई है, 12 मेगा डाइवर्सिटी वाली कंट्रीज पहचानी गई, मतलब ऐसी कंट्री जिनके पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, जिनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जा रही है। तो टॉप 12 कंट्रीज पहचानी गई हैं, और उनमें से जो भारत है वो वन ऑफ देम है, मतलब 12 में से कोई एक जो है वो भारत है। हाँ कि ना? नियरली 45% species of plant and twice as many have been recorded in India। अगर मैं देखूं तो करीब करीब 45,000 प्लांट की स्पीसीज इंडिया में पाई गई है, और ट्वाइस एज मैनी ऑफ एनिमल। हाँ कि ना? बता देते हैं, उतना बता देते हैं, ट्वाइस, उसी का ट्वाइस जो है, एंड ट्वाइस मतलब 45,000 का ट्वाइस जो है, उतना ही एनिमल्स पाए गए हैं, उतने ही एनिमल्स की स्पीसीज पाई गई है। तो अगर मैं एमसीक्यू में देना चाहूँ या स्टेटमेंट वाइज देना चाहूँ, तो मैं बोल दूंगा 90,000 कितनी किसकी पाई गई है? एनिमल्स की पाई गई है। किसकी पाई गई है? एनिमल्स की पाई गई है भारत में। हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। तो अब यहाँ से थोड़ा सा एक डेटा लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा एक अपना सोच लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा एक अपना अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि वर्ल्ड का रेशियो क्या है? 1.527, 1.527। और ये आया कैसे? इंसेक्ट्स का रेशियो किस में लगा है? अलग अलग ऑर्गेनिज्म में लगा है। इंसेक्ट्स का रेशियो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में लगा है। हाँ कि ना? रॉबर्ट में ने क्या बोला था? ग्लोबल एस्टिमेट उसका क्या था? 1.527। हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस, यस सर। तो 1.57 का है कितना? 1.57 का 22% है। 1.57 का कितना है? 22% है। हाँ कि ना? यस सर। तो अगर मैं ये 22% वाला डेटा लगाऊं, अगर मैं ये 22% वाला डेटा यहाँ पे लगाऊं इंडिया में, तो मान लेते हैं इंडिया में एक्स अमाउंट ऑफ प्लांट की स्पीसीज है, और उसका 22% कितना होगा? उसका 22% कितना होगा? 45,000। उसका 22% कितना होगा? 45,000। तो ये x कितना होगा? x कितना होगा? x कितना होगा? बेसिकली अगर कैलकुलेट करें तो x करीब करीब मेरा हो जाएगा 1455, यानी 1450 आगे ना, मतलब 1,45,000 जो है वो करीब करीब प्लांट की स्पीसीज एक्चुअल में इंडिया में है, और उसमें से डिस्कवर कितनी हुई है? 45,000। 1,45,000 नंबर ऑफ स्पीसीज भारत में है, और उसमें से सिर्फ 45,000 डिस्कवर हुई है। तो बची कितनी? कितनी अनडिस्कवर्ड है? अगर अनडिस्कवर्ड देखो तो 1,000 जो है, यानी 1 लाख स्पीसीज अभी भी प्लांट की बची हुई है इंडिया में डिस्कवर होने से। अब अगर मैं इस डेटा को एनिमल्स में लगाऊं, अब मैं इस डेटा को एनिमल्स में लगाऊं,
तो मान लेते हैं वाई नंबर ऑफ स्पीसीज एनिमल्स की भारत में है, और उसका 22% कितना है, 90। उसका 22% कितना है, 90,000। उसका 22% कितना है, 90,000। तो वाई का अगर मैं कैलकुलेट करूँ कि 22% ऑफ वाई इज इक्वल टू 90,000, तो अगर वैसे RHS में ले जाते वो करूँ कैलकुलेट, तो करीब करीब 3,90,000, 3,90,000 बता देते स्पीसीज आती हैं टोटल एनिमल्स की, हाँ कि ना। मतलब इतनी स्पीसीज टोटल एनिमल्स की भारत में पाई जाएगी अगर पूरी खोज ली जाए, हाँ कि ना। मतलब इसमें से 90,000 पाई जा रही है, तो कितनी अभी भी डिस्कवर होने से बची है, 3 लाख। 3 लाख स्पीसीज अभी भी डिस्कवर होने से बची हुई है। 3 लाख स्पीसीज अभी भी भारत में डिस्कवर होने से बची हुई है, सोचो। मतलब इतनी स्पीसीज डिस्कवर कर चुके हैं, तब भी 3 लाख स्पीसीज अभी भी बची हुई है, जबकि 90,000 स्पीसीज हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं, जबकि 90,000 स्पीसीज टोटल में हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं। तो अगर मैं टोटल प्लांट और एनिमल स्पीसीज को ऐड कर दूं, टोटल प्लांट और एनिमल स्पीसीज को ऐड कर दूं, तो टोटल इंडिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज प्लांट और एनिमल को मिला के कितनी पाई जाएगी, बेसिकली ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,35,000। 5,35,000 नंबर ऑफ स्पीसीज से प्लांट और एनिमल की ही हो गई। तो सोचो, बाकी जो बचा कौन बचा, माइक्रोब्स बचा, वो कितने हो जाएंगे, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। नहीं, कहीं पे कोई गलती हुई क्या? 5 लाख, कहीं पे कोई गलती हुई क्या मुझसे? नहीं, मुझसे तो कोई गलती नहीं। अगर इस डेटा तो मिला, चलो ये ठीक है, ये 5,35,000 वाला डेटा छोड़ दो। ये एनसीईआरटी ये कैलकुलेट नहीं करवा देना, ये डेटा छोड़ दो, हाँ कि ना। तो ये यहाँ पे प्लांट की स्पीसीज में मैं सिर्फ वो लिया हूँ, बता देते हैं, प्लांट के ही ग्रुप्स लिया हूँ। फंजाई वंजाई बच गए, प्रोटिस्टा उस्टेस्टा बच गए हैं, हाँ कि ना। यस सर। हाउ मेनी स्पीसीज आर एक्चुअली देयर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम, ये अभी भी स्पीसीज कितनी इंडिया में बची हुई है डिस्कवर करने से और नेम होने से। मैंने उसका डेटा निकाल दिया कि अगर 45,000 22% है टोटल उसका जो है प्लांट की स्पीसीज का, तो टोटल प्लांट की स्पीसीज कितनी हो गई, 1,45,000, हाँ कि ना। यस सर। तो बची कितनी डिस्कवर होने से, 1 लाख। और अगर 90,000 22% है टोटल एनिमल की स्पीसीज का, तो टोटल एनिमल की स्पीसीज कितनी हुई, 3,90,000। तो बची कितनी डिस्कवर होने से, 3 लाख, हाँ कि ना। यस सर। तो इसका आंसर तो मैंने दे दिया। If we accept May's global estimate, only 22% of the total species have been recorded so far. तो अगर मैं जो रॉबर्ट मे का ग्लोबल एस्टिमेट था 1.5 से 7 वाला, अगर मैं इसे देखूँ तो करीब करीब सिर्फ 22% स्पीसीज भारत में, नो टू ये जितनी एक्चुअल भारत में प्रेजेंट है उससे। तो अप्लाइंग दिस पोर्शन टू इंडिया डाइवर्सिटी फिगर, वी एस्टिमेट दैट देयर आर प्रोबेबली मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीसीज एंड मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीसीज येट टू बी डिस्कवर्ड। मतलब अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है, जो अनडिस्कवर्ड है, हाँ कि ना। would you ever be able to complete the inventory of the biological wealth of our country? क्या अभी कभी भी हम लोग ये जो बायोलॉजिकल वेल्थ है, क्या इसका पूरे का नाम लिखने में, क्या इसकी इन्वेंटरी कंप्लीट करने में वो होंगे समर्थ? कंसिडर द इमेंस टैलेंट, मैन पावर एंड टेक्सोनॉमिस्ट। दी पहली बात इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि इतने जो ये नाम नोट करते, जो ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करते, ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के कर देगा। इसके लिए हाईली टैलेंट टेक्सोनॉमिक चाहिए रहते, इसके लिए हाईली टैलेंट टेक्सोनॉमिक चाहिए रहते। चलो मान लिया आपने टेक्सोनॉमिस्ट उतने ले लिया, उतने ज़्यादा टेक्सोनॉमिस्ट ले लिया है, तो कि खर्चा भी लगेगा, तो वो भी मैन पावर के अंदर ही आ जाता है कि चलो खर्चा करते हमने इतना ले आया। पर क्या आपके पास इतना समय है कि आप सभी को ढूंढ पाए? क्या आपके पास इतना समय है कि आप सभी को ढूंढ के डिस्क्राइब कर पाए? क्योंकि जिस हिसाब से अभी करंट टाइम में जिस हिसाब से लॉस हो रहा है, उस हिसाब से क्या आपके पास समय है? तो दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है समय का। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो जाता है, समय का। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। तो दो प्रॉब्लम आती है इसमें, मैन पावर और टाइम। तो यहाँ पे एनसीईआरटी बोली थी कंसीडर करो आप तो कितना मैन पावर, कितने टेक्सोनॉमिस्ट लगेंगे। फिर बोलती है थी कितना आपको समय लगेगा। तो यही तो है जो प्रॉब्लम बनाती है। पहले तो आप तो हाईली ट्रेन टेक्सोनॉमिक चाहिए रहेंगे, फिर आप तो बता देते हैं समय चाहिए रहेगा। एंड द सिचुएशन अपीयर मोर हेल्पलेस व्हेन वी रियलाइज अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दिस स्पीशीज फेसेस द थ्रेट ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। और हमें
जाते थे, प्रॉब्लम तब समझ में आती है कि जो हमारे लिए सिचुएशन है, जो हमारी जो सिचुएशन है वो और से असहनीय हो जाती है या हेल्पलेस हो जाते हैं, जब हमें पता चलता है कि जितनी एक लार्ज फ्रैक्शन ऑफ स्पीशीज जो है, जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है, वो अभी से एक्सटेंट होने का थ्रेट, वो एक्सटेंट होने की कगार पे हैं। इवन बिफोर वी डिस्कवर देम, हमें उन्हें डिस्कवर नहीं किया और वो अभी से ही एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है। नेचर बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग दी टाइटल ऑफ ऑल बुक्स स्टोल इन देम। ये जो लाइन है ये बहुत अच्छी लाइन है, ये जो लाइन है ये बहुत अच्छी लाइन है, मुझे बहुत अच्छी लगती है कि नेचर की जो बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है उसमें जो बुक है वो, या वो जो है वो बहुत तेजी से चल रही है, और इतनी तेजी से चल रही है कि हम वहां पे बुक का नाम भी नहीं लिख पा रहे। मतलब मान लो आप जो लाइब्रेरी के अंदर गए, लाइब्रेरी में लगी हुई है आग, एक एक करते हुए पूरी सेल्फ बुक की जलते जा रही है। अब मैं आपको बोलूँ कि आपको नाम लिखना है कि जाओ और नाम लिख के लाओ, जाओ और नाम लिख के लाओ कि कितनी बुक्स किधर किधर प्रेजेंट है, हाँ कि ना कितनी बुक्स प्रेजेंट है, सबका नाम लिख के लाओ। तो यही प्रॉब्लम आ जाती है कि वो इतनी तेजी से चल रही है कि हम पहले नाम लिखने से पहले, कई बुक तो ऐसी हैं, बहुत सारी बुक ऐसी हैं कि वो जल गई हैं और हम उनका नाम नहीं लिख पाए हैं, और जिनका नाम लिख भी ले रहे हैं तो उन्हें पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है। अगर जिनका नाम लिख भी ले रहे हैं तो पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है। आप नाम लिखना तो छोड़ो, आप तो पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। अगर आप तो नाम लिखने का समय नहीं मिल रहा है तो नाम को कवर से देखते लिखना है, और जब आपको पढ़ना है तो आप तो बुक खोलनी पड़ेगी, उसकी एक एक फीचर्स स्टडी करने पड़ेंगे, वो तो और ज्यादा टाइम लेगा, हाँ कि ना। तो यहाँ से एनसीईआरटी दर्शाना चाह रही है कि कितनी हेल्पलेस है अभी की कंडीशन, कि हम लोग अगर देखें तो नेचर की जो बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है वो इतनी तेज जल रही है, वो इतनी तेज जल रही है कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, हाँ कि ना, कि हम उनका नाम भी लिख पाए, हम उन्हें डिस्कवर करते यार टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के अनुसार उनका नाम लिख लें। डिस्क्राइब करना को दूर की बात है, डिस्क्राइब करना, उनके बारे में पढ़ना तो दूर की बात है, हम उनका नाम नहीं लिख पा रहे, हाँ कि ना। यस सर। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर कल चालू करेंगे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कल क्या चालू करेंगे? पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कल क्या चालू करेंगे? पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हाँ कि ना। यस सर।